मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से होश संभाला, घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदजुबानी और कोई काम ना करना थी। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज रोज की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ ही सकी थी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल से स्कूल गया था, बड़ी मुश्किल से चौथी तक पढ़ सका था। इसके बाद इसने कहा कि मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर मैं कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। मेरी अम्मी अब्बू का एक कजन जो दुबई में जॉब करता था, इसका नाम माजिद था। प्यार से इसे माजू कहते थे और मैं भी इसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बददुआएं मिलती। अम्मी कहती थी जब से तुम पैदा हुई हो हमारे घर में बदनसीबी आई है, हमारे घर के हालात ऐसे हैं। अम्मी की बातें सुनकर मेरा बहुत दिल दुखता था। मैं तन्हाई में बैठ कर रोती और अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अब्बू को इत्तेफाक दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम से कम लड़ाई तो न हो। पहली बार जब मामू हमारे घर आए, इस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा मारा जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मामू ने दरवाजा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा जाओ चाय बना कर ले आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू माजू भी तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा मामू दुबई से कब आए हैं? बोले 4 दिन हो गए हैं। फिर सोचा कि बाजी कायनात को मिल आऊं। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हो? तो मामू जल्दी से बोले मैं आ गया हूँ, क्या ये कम है? मगर बाद में खुद पता चला एक दिन हमारे साथ रहे फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपया देंगे, हमारे घर का मोबाइल नंबर लेंगे कि जाकर आप लोगों को फोन करता रहूंगा। वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता, एक दिन मुश्किल से रहता फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाई से ज्यादा प्यार था। इसे कहती थी कि तुम ही ने तो मेरे दुख खत्म करने हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ। तुम्हारे बाप की बातें सुनकर दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया, बकौल इनके कि मैं अब बड़ी हो गई थी। इसी दौरान मेरी आंटी माजदा की अचानक वफात हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ हमारे मामू माजू भी आए हुए थे। 3 दिन में वो ज्यादातर हमारे साथ रहे। हालांकि ये वफात का मौका था, इनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों बातों में मामू ने मेरा हाथ चूम लिया, कहा तुम्हारे हाथ बड़े खूबसूरत हैं। मुझे इन चीजों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू माजू कमरे में आ गए और कहा मैं कल आप लोगों के घर आऊंगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। अम्मी ने कहा आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों की बातें क्यों करते हो? मामू माजू बोले नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ, तो फिर आपके घर भी चक्कर लगा लूंगा। एक जरूरी बात तो मैं बताना भूल ही गई। मामू दुबई से मुसलसल या 3 घंटे फोन पर बात करते। अम्मी से बामुश्किल 10 मिनट बात करती, बाकी सारे बातें तो मुझसे करते। मुझे कहते, कभी अपनी बीवी का बताते कि इसने ये कहा वो कहा। मैं बड़ा हैरान होती कि मामू ये बातें मुझे क्यों बताते हैं। मैं साथ ये भी कहती कि ये बातें अम्मी को बताया करें। उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, अक्सर लड़कियां ऐसी उम्र में गलत हो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मामू हमारे घर तशरीफ लाए। हम अभी नाश्ता कर रहे थे। मामू काफी सारी चीजें मेरे लिए लाए, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी। मुझे कमरे में ले गए और सारी चीजें मुझे दी। प्यार से सर पर हाथ फेरा। इसके बाद अम्मी ने आवाज दी तो हम बाहर आ गए। बातों बातों में अम्मी ने कहा माजू मारा बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता तो तलाश करो। वो मुस्कुरा कर बोले मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अगली दफा आऊंगा तो अपनी मारा के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगा। मामू तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान आए थे। कहने लगे मायरा को हमारे पास भेज दो, 2-3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। अम्मी ने कहा मेरी तबीयत खराब है, इस दफा रहने दो, अगली दफा ले जाना। वक्त गुजरता गया। जब भी फोन आता मामू कहते कमरे में जाकर बात करो। मैं जल्दी से कमरे में जाती। अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही होती थी। मामू कहते तुम्हारी अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते हैं, इन्हें कुछ समझाओ। मैं दिल ही दिल में कहती
जब अम्मी अब्बू को खुद एहसास नहीं है या जो मुझे बददुआएं देते हैं वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई अरूज पर थी। हम बहन भाई खासकर इनके निशाने पर थे। अब वो कैसे मारा बड़ी हो गई है, इसका ख्याल रखा करो। अम्मी कहती तुम घर पर होते हो, तुम ख्याल रख लिया करो। ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता। ये कैसी माँ है जिसे पता ही नहीं कि इसकी बेटी जवान हो गई है या फिर इसे कुछ अच्छा बुरा बताना है। पास अम्मी अब्बू के पास बैठी तो यही गिला करती कि ये 10 बजे तक सोई रहती है, घर के काम नहीं करती, सिलाई मशीन पर नहीं बैठती है, कुछ बातें अपने पास से बनाकर कहती। मुझे बड़ा दुख होता। 2 साल और गुजर गए। मामू एक बार फिर पाकिस्तान छुट्टी पर आए। 1 हफ्ते के बाद हमारे घर आए तो अपनी बेगम को भी साथ लाए। रस्मी दुआ सलाम के बाद मामू नमाज पढ़ने चले गए। इन दोनों के रवैये से लगता था कि इनकी आपस में नहीं बनती। मामू मुझे जो कुछ अपनी बीवी के बारे में बताते मैं सच मान लेती थी। बहरहाल मुझे दिल से इनकी बेगम अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे पास रहे, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके चले गए। जाते जाते मुझे कहा तैयार रहना, हम आपको लेने आएंगे। अम्मी ने भी मुझे इनके घर जाने की इजाजत दे दी। 14 साल की उम्र को पहुंची तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो गया। मोहल्ले में धूम मच गई कि इनकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मोहल्ले की जो भी औरत आती मुझे देखकर हैरान रह जाती। पतली कमर, बारीक होंठ, नागन सी जुल्फे। मोहल्ले की लड़कियां कहती तुम्हें तो किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए था। गोरा चिट्टा रंग और बारीक नैन नकुश। मोबाइल की घंटी मुसलसल बजी रहती थी। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठकर काम करती थी। मैं कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी ने आवाज दी मारा देखो तो फोन किसका है। मैंने कहा जी अम्मी, और फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। देखा तो मामू माजू का नंबर सामने था। अम्मी के पास मोबाइल लेकर गई। अम्मी ने कॉल रिसीव की और कुछ बातें कही और फिर मुझे आवाज दी कि आकर बात कर लो। रस्मी सलाम दुआ के बाद मामू ने कहा कि आज हम आ रहे हैं, तुम अभी तैयार हो जाओ, तुमने 3 दिन हमारे पास रहना है। मैंने कहा ठीक है मामू। मामू ने फिर हंसते हुए कॉल काट दी। मैंने अलमारी से रेड कलर का रेशमी सूट निकाला और वॉशरूम से नहा कर निकली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। अभी मैं तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर हारन की आवाज आई। अम्मी ने कहा जाओ दरवाजा खोलो। मैं दौड़ कर गई। दरवाजा खोला तो मामू माजू और उनकी बेगम सामने खड़े थे। मामू ने आते ही कहा मारा जल्दी से तैयार हो जाओ, मौसम पहले ही खराब है, ऐसा ना हो कि रास्ते में बारिश हो जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर जल्दी जल्दी से तैयार हुई, हल्का सा मेकअप किया। अम्मी को गले लगा कर मिली, अब्बू को मिली। छोटा भाई घर में नहीं था, उनसे न मिल सकी। मामू ने कहा कि 3 दिन बाद वापस छोड़ूंगा। अम्मी ने भी कुछ न कहा। फिर हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के मामू के घर की जाने रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पर मामू ने हमें फ्रूट चाट लेकर दी। हमने खूब मजे से फ्रूट चाट खाई। शाम 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ पहुंच कर मुझे घर की याद आई। मामू कहने लगे परेशान ना हो, हम जल्द ही तुम्हें घर छोड़ आएंगे। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे खाया। मैंने भी न चाहते हुए 3 नवाले खाए। खाना खाने के दौरान मामू ने कहा आज मैंने कहीं काम से जाना है, इसलिए रात को शायद मैं वापस घर न आ सकूं, तुम अपनी ममानी के कमरे में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामू, जैसा आप कहेंगे। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं मामू के कमरे में चली गई। ममानी भी सोने की तैयारी कर रही थी। घर में और कोई नहीं था। हम दोनों सो गए। इस रात क्या हुआ, मैं कैसे कैसे लुटी, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। 3 दिन बाद मामू ने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ आओ। मेरी समझ में ना आता था कि माँ बाप को कैसे मुंह लगाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी। सारे रात से कोई बात ना हुई। दरवाजा अम्मी ने खोला। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। 3 बार कर रोई। इतना रोई कि अम्मी ने कहा मारा अब घर आ गई हो तो क्यों रो रही हो। मैं अम्मी को कैसे समझाती, तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है, पर तुम्हारे भाई ने वहशी दिलिल्ला बनकर उनकी बेटी की इज्जत गवा दी, पैरों तले रौंद दिया है। तुम्हारे कजन ने तुम्हारी बेटी का वो हश्र किया है। वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने अपनी अम्मी या अब्बू को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मामू मुझे छोड़कर फौरन वापस चले गए। मैंने दिल में कहा अम्मी तुम्हारी बदुआएं कबूल हो गई हैं, लेकिन दिल की बात जुबान पर न ला सकी। बस यही कहा कि मामू के घर वक्त बहुत अच्छा गुजरा। इसके बाद मामू माजू जब भी फोन करते मुझसे बात ही ना करते। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2 साल का अरसा यूं ही बीत गया। इतवार का दिन था। मोबाइल पर कॉल आई। अम्मी ने कॉल सुनी तो कॉल करने वाला इनका छोटा कजन यानी माजू का छोटा भाई था। इसने बताया कि मामू माजू को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। आज वो तेरी डब्बे में वापस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर अचानक ही गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी को आग लग गई। माजिद के जिस्म को ऐसी आग लगी कि मौके पर जा बहक हो गया। बाजी आपको इत्तला दे रहा हूँ, 3 बजे इसका जनाजा है, आ जाइएगा। मैंने अम्मी से पूछा किसका फोन था। अम्मी बोली माजिद की गाड़ी को आग लग गई है, वो जिंदा जल गया है। फौरन ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं दौड़कर कमरे में गई, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया और कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने दुनिया में ही मुझे इंसाफ दे दिया।
अम्मी ने पूछा, तुम्हें मामू की वफात का कोई दुख नहीं हुआ? मैंने कहा, अम्मी जान दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या है, हमने भी तो इस दुनिया से रुखसत होना है। खैर हमने मामू की लाश देखी तो अल्लाह याद आया। 6 फुट का जवान जलकर राख बन चुका था। वहाँ के लोगों ने बताया आखिरी वक्त में चीख चीख कर माफिया मांग रहा था। मेरे ख्याल में इसने जो कुछ मेरे साथ किया था, मेरी माँ के भरोसे का खून किया था, और फिर कुदरत ने इसका वो बदला लिया कि वो आखिरी वक्त में मुझसे माफी भी ना मांग सका। आज तक मेरा इसे माफी करने का दिल नहीं चाहता। आप क्या कहते हैं, क्या मरे हुए इंसान को माफ कर देना चाहिए या फिर इसे इसकी सजा मिलते रहना चाहिए? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया।